मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका लेसन नंबर 8 अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो ये चैप्टर है इसको पहले तो आप अपनी ये जो मटेरियल है जो आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ जिसमें से ये सपोर्ट मटेरियल क्या ही है, जो सहायक पुस्तिका है आपकी वो आप सबको मिल चुकी है। और एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठो, सहायक पुस्तिका खोल के बैठो, तब इस वीडियो को सुनना स्टार्ट करना तो फ़ायदा है। तो आप साथ साथ अंडरलाइन कर सकते हो, समझ सकते हो, रोक कर उसको दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, तो आप खोल लो पहले अपनी सहायक पुस्तिका सपोर्ट मटेरियल और फिर मेरे साथ इसको स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो क्या मतलब है इसका कि अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करना, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब अगर सपोज ऐसा होता कि जनन नहीं होता, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे आप हो, आपके पेरेंट्स हैं, उनके भी पेरेंट्स थे, तो ये जनरेशन चली आ रही है, रिप्रोडक्शन हुआ तभी तो पॉसिबल हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता कि आज जनन होना बंद हो जाए, मतलब आज नए बेबीज़ पैदा होने बंद हो जाएं, या कोई भी मतलब ना पक्षियों में ना जानवरों में, सब में जनन बंद हो जाए, नए जीव आने बंद हो जाए, तो क्या होगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 ईयर्स के बाद धरती पे कोई नहीं बचेगा, या वो बचेंगे जीव जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा है। एटलीस्ट इंसानों की बात की जाए तो 100-110 साल मैक्सिमम है ना, उसके बाद कोई भी इंसान दिखाई नहीं देगा धरती पे। तो ये जनन ही है जिसकी वजह से जीवन जो है निरंतर चलता जा रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में है। फिर है कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। ये क्रोमोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा था, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स हैं। तो जीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो आपके केंद्र में होती हैं, जिसके द्वारा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में सारे गुण चले जाते हैं, आनुवांशिक गुण चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि हम या तो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं या अपने दादा दादी से। तो वो जो रिजेम्बलेंस है वो बेसिकली जीन्स की वजह से ही है। डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। तो डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि तुम्हारी जो कॉपी बनाता है। जैसे तुम जो रिजेम्बलेंस करते हो अपने पेरेंट्स से या सेम स्पीसीज़ में जो होते हो, तो वो क्या है? डीएनए की वजह से है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो जो कोशिकाओं में विभिन्नता है वो इसकी वजह से है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं। फिर है विभिन्नताओं का महत्व। अब विभिन्नता होने का क्या फ़ायदा है कि जो विभिन्नता है ये अच्छी है या बुरी है? तो विभिन्नता होने का क्या फ़ायदा है कि लंबे समय तक प्रजाति स्पीसीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए, कि अगर मान लो कुछ ऐसी भी स्पीसीज़ है ना जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक अपने आप को नए माहौल में नहीं ढाल पाई। तो लंबे समय तक प्रजाति की जो स्पीसीज़ जो है उसको, मतलब वो जीवित बनाए रखने के लिए उपयोगी है विभिन्नता। अगर विभिन्नता होगी तो वो माहौल में हम जो भी हमारा क्लाइमेट है उसके साथ आसानी से एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे विकास का आधार, तो जो विकास है, इवोल्यूशन जो हुआ, तो उसमें भी यही था कि अडेप्टेशन होती गई, चीज़ें अडेप्ट करते गए हम, और वो साथ साथ हमारा विकास होता गया। तो प्रजनन के दो तरह के से प्रजनन होता है, एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। तो ये याद रखना है। अब अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक को बोलते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक में क्या है कि एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं। एकल जीव मतलब एक कोशिकीय जीव, है ना? ये बोलेंगे, आप बताओ, सोचना खुद। तो एकल जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, मतलब एक ही जीव से नए जीव बनते हैं। ठीक है। फिर है युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक का मतलब है कि नर और मादा से जो मिलके नए जीव बनते हैं, तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। जैसे अमीबा में हम आगे पढ़ेंगे, अभी वही दो में टूट के दो अमीबा बना लेता है, तो बिल्कुल सेम ही बनते हैं, है ना, डिफरेंट नहीं होते। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। तो बिल्कुल सेम प्रोजेनी बनती है जो नेक्स्ट बनती है, और उसमें कोई भी अंतर नहीं होता। उसमें डीएनए भी सेम होता है, समरूप भी होते हैं। यह निम्न वर्गों के जीवों में पाया जाता है। तो ये उन जीवों में पाया जाता है जो एक कोशिकीय जीव है या निम्न वर्ग के जीव हैं।
सिंपल जीव हैं। फिर है लैंगिक जनन, लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन किस में पाया जाता है? दो एकल जीव मतलब एक नर और एक मादा। तो हम लोग किस में आएंगे? लैंगिक जनन में, क्योंकि नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। आपके मम्मी पापा हैं, नए जीव कौन हो? आप, है ना? तो ये लैंगिक जनन है। उसके बाद है नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं, दोनों में अलग अलग। फिर नए जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। तो जो नए जीव बनते हैं वो पैतृक उसके समान तो होता है, लेकिन क्या है, नए जीव वो उसमें नहीं बनते। तो इसमें आप देख सकते हो ये प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। तो नए जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान है परंतु समरूप नहीं। अब मान लो हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल तो करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उनके जैसे होते हैं, है ना? हम थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं उनसे। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मतलब कुछ गुण मम्मी के आ गए, कुछ पापा के आ गए, तो मिक्स होते हैं ना, हाइब्रिड होते हैं हम लोग। प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इसी वजह से जो एक प्रजाति है इंसानों की ही, मानो होमोसेपियंस है, तो उसमें भी कुछ कुछ विभिन्नताएं हैं, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। तो हम लोग किस में आते हैं? उच्च वर्ग के। तो अब देख लेते हैं लैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं। मतलब जो लैंगिक प्रजनन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, वो किन किन तरीक़ों से होता है। तो पहला दे रखा है विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि टूटना, मतलब कि उसका दो में टूटना या दो से ज़्यादा में टूटना, मतलब खंडन होना, है ना, ब्रेक होना। तो इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो ये जो विखंडन है या फिजन है, इसमें क्या है कि एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो द्विखंडन। द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, मतलब कि जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, जैसे कि अमीबा। अब ये जो अमीबा का डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो ये याद कर लेना आप अच्छे से। देखो इसमें क्या, एक अमीबा है आपको दिख रहा है, उसने बीच में जो ये जो न्यूक्लियस है केंद्रक है, ये दो में डिवाइड होने लगा, फिर धीरे धीरे और दो में डिवाइड हो गया, फिर क्या हुआ, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया और दो अलग जीव बन गए। तो इसमें आप ये देख पा रहे हो कि एक जो अमीबा था उससे कितने बने? दो अमीबा बन गए। तो सेम टाइप के बने क्योंकि एक ही दो में टूटा है। तो क्या हुआ कि दो बने लेकिन एक जैसे बने। तो ये क्या है? विखंडन। और इसमें द्विखंडन है क्योंकि दो में टूटे। अब नेक्स्ट है आपका बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है? जिसमें कि मतलब एक ही जीव बहुत सारे उसमें खंडित हो जाए। मतलब कि जैसे ये नीचे रख रहा है प्लास्मोडियम, तो प्लास्मोडियम क्या है कि एक ही उसमें, एक ही जो वो है जीव, वो बहुत सारे उसमें खंडित हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बहुखंडन। तो बहुखंडन जो है वो उसमें क्या है कि जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण क्या दे रखा है? प्लास्मोडियम। तो इसको भी याद रख लेना बेटा। फिर है आपका खंडन। खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से मतलब है कि फ्रैगमेंट होना, मतलब कि टूटना। तो इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशीय के जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, स्पायरोगायरा। देखो होता क्या है कि एक स्पायरोगायरा है, ये स्पायरोगायरा है ना, तो ये दो में टूट गया। मतलब कि जैसे टुकड़ा हो जाता है ना कोई चीज़ है और वो ब्रेक हो गई, तो दो बन गए, एक ये एक दो। फिर ये मान लो फिर दो में ब्रेक हो गई, फिर दो में ब्रेक हो गई, तो चार बन गए। तो ये एक तरीके से फ्रेगमेंटेड होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? और ये फिर जो ये जो टुकड़ा है फिर ये बढ़ के क्या है, एक नया अपना दोबारा से स्पायरोगायरा जीव बना लेगा। तो ये जो जीव है ये रिबन शेप का होता है। स्पायरोगायरा पानी में पाए जाते हैं सारी। आगे देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना। फिर है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। तो जो पुनर्जनन है, या हम इसको इंग्लिश और वैसे क्या बोलेंगे इसको, पुनर्जनन को रीजनरेशन, मतलब रीजनरेट करना। पुनर्जनन कहते हैं पुनर्जन्म हो गया, मतलब सेम ही उसका दोबारा जन्म हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो पुनर्जनन का मतलब क्या है कि इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये वैसे। तो देखो जैसे उदाहरण दे रखा है प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में अगर आप देखो इसके अंदर,
तो जो पुनर्जनन है ये प्लेनेरिया में होता है। तो प्लेनेरिया आप देखो नीचे दे रखा है ना, एक जीव है जिसमें क्या हुआ कि ये जो एक जीव है, मतलब इसके मैंने क्या किए, एक ये जीव था पूरा, ठीक है, इसके हमने क्या किए, टुकड़े कर दिए, मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए। अब 3 टुकड़े होकर सेपरेट हो गए। तो ये जो है ये वाला, ये जैसे ये इसने बनाए रखा है, तो ये इतना पोर्शन है, तो ये नीचे का अपने आप रिजनरेट कर लेगा, मतलब पूरा जीव जो है ये नीचे से अपने आप बढ़ जाएगा और नया जीव तैयार हो जाएगा। ऐसे जो बीच वाला पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बना लेगा और नीचे का पार्ट भी खुद ही रीजनरेट कर लेगा, है ना, जो है दोबारा से ये बन जाएगा। तो ऐसे ही जो नीचे वाला पार्ट है ये भी ऐसे ही करेगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा डेवलप कर लेगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे काम करता है। तो प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी यही है कि हाइड्रा को अगर मैंने 3 में काट दिया, ठीक है, तो हाइड्रा जीव है उसको 3 में काटा, तो वो भी क्या करता है, ऐसे ही अपने आप को पूरा कर लेता है। नीचे वाला पोर्शन यहाँ से कर लेगा, बीच वाला पोर्शन जो है वो ऊपर से कंप्लीट कर लेगा, फिर नीचे से कंप्लीट कर लेगा। तो कहने का मतलब है कि इसके अगर हमने 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े कर दिए, तो ये अपना पूरा जीव जो है अपने आप को उन्हीं कोशिकाओं द्वारा दोबारा से कंप्लीट कर लेता है, बना पाता है। फिर है नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन को हम क्या बोलेंगे, मुकुलन जो है उसको हम बोलते हैं बडिंग, मतलब मुकुल होना, बडिंग निकलना। तो इस प्रक्रम में नए जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जैसे दिख रहा है ना, बड जैसे कली सी निकल आती है, उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। इसका नाम है मुकुल, बड जो है उसको क्या बोलते हैं, मुकुल। अब कहते हैं यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाते हैं तथा जनक से अलग हो जाते हैं। उदाहरण क्या, हाइड्रा और ईस्ट, खमीर। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है कि ये एक जीव है, एक हाइड्रा का जीव है, इसमें से छोटा सा बड निकला, ये और बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा और अलग से जो है क्या बना लेगा, अपना एक और जीव नया हाइड्रा तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा कि हाइड्रा में 2 चीज़ें थी, एक तो पुनर्जनन हुई, इसको 3 में काट देते हैं तो भी ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। एक है मुकुलन, इसमें बड निकलती हैं और वो बड़ी होके अलग हो जाती है और फिर पूरा जीव उत्पन्न हो जाता है। तो ये ध्यान रखना मुकुलन में। वैसे ये वाला डायग्राम लास्ट ईयर के जो बोर्ड के पेपर हुए थे लास्ट ईयर, उसमें आया हुआ था और 1 मार्क का बर्ड का ये लेबलिंग थी और 1 मार्क का डायग्राम था। तो इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली ये, इसको कर लेना। फिर है आपका नेक्स्ट बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग जो, अच्छा आपको मैं एक बार ईस्ट का और बता देती हूँ। उसमें देखो ईस्ट में क्या होता है, ये मान लो ईस्ट की सेल है, कोशिका है, तो इस पर भी छोटा सा मुकुल निकलता है, फिर वो जो मुकुल है छोटे छोटे मुकुल बड़े होते जाते हैं और अलग अलग होते जाते हैं और ढेर सारे क्या बन जाते हैं, ईस्ट की ढेर सारी सेल्स बन जाते हैं। तो ये भी मुकुलन करता है ईस्ट में, ठीक है, खमीर या। फिर है तुम्हारा बीजाणु समासंग। तो बीजाणु समासंग में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंग को इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो जो बीजाणु समासंग है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर ये होते हैं बीजाणु, इसे बोलते हैं बीजाणु। बीजाणु धानी बनती है जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर बीजाणु वृद्धि करते हैं। अब देखो सिंपल सा दिमाग में ये रखो कि जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड के आपने ऊपर देखा होगा कि कई बार वो लग जाते हैं फंगस, है ना, मतलब उस पर हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ फफूंद लग जाती है। तो जो फफूंद है वो बीजाणु समासंगी है ना। तो जो फफूंद लगती है, अगर आप उसको बड़े वाले कॉन्वेक्स लेंस से अगर देखो तो वो छोटे उसमें स्पोर्स दिखाई देंगे आपको, बीजाणी धानी जो है वो दिखाई देती हैं। और जब वो बीजाणी धानी पक जाती हैं तो क्या होती हैं, वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से जो इसके स्पोर्स हैं वो निकल के बाहर चले जाते हैं। फिर ये जगह जगह पे जाके चीज़ों पे बैठते हैं और फिर जगह पे बैठने के बाद वहाँ पे दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इनको मॉइस्चर मिलेगा और फूड मटेरियल मिलेगा तो ये ग्रो करने लगते हैं। तो बीजाणु की जो वृद्धि है इस तरीके से होती है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बेसिकली है क्या कि ये मोड है एक रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि मतलब कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उनके कायिक भाग मतलब होता है कि वो वाले पार्ट जो मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं, जिनके कायिक पार्ट जैसे जड़ जो कि बढ़ रहे होते हैं ना, वेजिटेटिव होते हैं, और तना
पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब कुछ नए पौधे बनते हैं जो कि इन्हीं पौधों के कुछ भागों से बनते हैं। जैसे कुछ जड़ों से नए पौधे बने, तने से बने, पत्तियों से बने, तो वो क्या कहलाएंगे? कायिक प्रवर्धन वाले पौधे। या तो प्राकृतिक विधियों से कैसे हैं? देखो, जैसे दो तरीके से बनते हैं ये भी, एक तो प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, और एक आर्टिफिशियल। फिर प्राकृतिक तरीके से क्या है? जड़ द्वारा। तो आपने देखा होगा कि जो शक्करकंदी है, शक्करकंदी के का हम छोटा सा टुकड़ा जिसमें वो निकला होता है, छोटी सी आँख बोलते हैं, बड़ निकली होती है, उसे अगर लगा देते हैं तो वो क्या है? उसमें रूट आने लगती है, उसमें शक्करकंदी निकलने लगती है, ऐसे डहलिया है। तो जो जड़ों द्वारा उत्पन्न होते हैं, मतलब जड़ लगा देते हैं और वो उत्पन्न होते रहते हैं। फिर है तने द्वारा। अब अगर हमें आलू बोना हो तो आलू का हम क्या, आलू एक तना होता है ना, अदरक भी एक तना है, तो हम अदरक लगा देंगे और वो धीरे 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 क्या है, उसमें से और अदरक उसमें बनने लगती है। तो एक छोटे से पार्ट से ही और अदरक बन गई, तो वो उसी पार्ट से बनी, मतलब क्या, तने से बनी। फिर है पत्तियों से। तो पत्तियों में आपने वो देखा होगा, या आप एनसीईआरटी की उसमें देखना, बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है। एक पत्ती होती है मोटी सी, जिसे बोलते हैं ब्रायोफिलम। उसमें छोटे 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 पेड़ निकल आते हैं और जड़ सी निकली होती है पत्तों के साइड में को। तो एक तरीके से पत्तियों द्वारा होता है, मतलब छोटा सा पेड़ निकलता है, यहाँ पे जड़ निकलती हैं। फिर कई बार ये जो प्लांट है छोटा सा, सेपरेट होकर नीचे गिर जाता है। फिर अगर आप इसे गमले में लगा दो तो क्या है, ये पूरा एक प्लांट तैयार हो जाता है। तो एक ये जो ब्रायोफिलम लीफ है, इसमें क्या है, पत्तियों द्वारा क्या है, नई कलिकाएँ निकलती हैं और जो विकसित होकर नया पौधा बनती हैं। फिर है कृत्रिम विधियाँ। अब ये तो हो गया कि जो नेचुरल हो रहा है। फिर है जो हम करते हैं, जैसे रोपण हम आम में करते हैं ना, कि आम है उसमें हम रोपण करते हैं। और कर्तन, गुलाब की जो कटिंग लगा लेते हैं। और लेयरिंग, जो चमेली का पौधा आपने देखा होगा कि क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे चमेली का कोई लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो ये क्या है कि नीचे नीचे जड़ें जाती रहती हैं और नए पौधे नीचे नीचे निकलते रहते हैं। तो इसको लेयरिंग से होता रहता है अपने आप ही है, तो ये लेयरिंग से होता है। फिर है उत्तक संवर्धन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी बार रहते हैं, तो उसको अच्छे से करना। उत्तक संवर्धन क्या है, इसको अगर आप समझो तो ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, वैसे कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। देखो है क्या कि इस विधि में शाखा के सिरे से, मतलब एक पौधा है कोई जिसके शाखा है, कोई टहनियाँ निकली हुई हैं, उसके सिरे से मतलब चोटी से छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, ठीक है। फिर लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। तो कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं, मान लो टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, इसमें हमने क्या किया, एक पौधे की जो शीर्ष था, चोटी थी, उसे टुकड़ा काटा और उसको किस में डाल दिया, पोषक तत्व हैं इसमें खूब सारे पानी के अंदर, और इसमें ये पौधे का पार्ट छोटा सा टुकड़ा डाल दिया। अब क्या ये कोशिकाएं गुणन कर, अब ये जो कोशिकाएं हैं 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, तो गुणन करेंगी। गुणन करके कोशिकाओं के गुच्छे बना लेती हैं, मतलब कि कुछ कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं, तो एक गुच्छा सा बन जाता है, जिसे बोलते हैं कैलस, ठीक है। तो जो कैलस है, कैलस में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है। अब जो कैलस है उसको हम कुछ प्लांट हार्मोन में रखते हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिनिन है, और भी प्लांट हार्मोन से आगे पढ़ोगे आप, तो प्लांट हार्मोन में रखते हैं जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होते हैं। तो जो प्लांट हार्मोन है, कुछ प्लांट हार्मोन ऐसे हैं जो पत्तियों के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, कुछ तने की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो क्या करते हैं कि वो जो कैलस बनता है, जो कोशिकाओं का गुच्छा है एक तरीके से, खूब सारी कोशिकाओं का, तो वो फिर विभेदित होके, मतलब कि डिवीज़न कर करके क्या बन जाता है, पादप हार्मोन के अंदर कैलस जो है धीरे धीरे विभेदन करता है, डिवीज़न करता है, और क्या बन जाता है, एक प्रॉपर पौधा। तो पूरा नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं उत्तक संवर्धन। अब इसके ये किस तरह के पौधे में इस्तेमाल करते हैं, आर्किक, मतलब कि जो सजावटी पौधे होते हैं ना, उनमें जनरली इसको यूज़ किया जाता है। अब क्यों, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं, मान लो कुछ पौधे, किसी फॉरेन से कोई पौधा आया जो बहुत कॉस्टली पेड़ है, लेकिन उसके सीड्स जो है वो भी लगाना आसान नहीं है, और उसको बार बार खरीदना बहुत कॉस्टली है। तो हम क्या करते हैं कि सजावटी जो पौधे हैं कुछ बहुत कॉस्टली वाले, उनको उत्तक संवर्धन के द्वारा सेम उनके जैसे पौधे बना लेते हैं। अगर मैंने एक पौधे का पार्ट काट के नया पौधा बनाया, तो पौधा भी तो बिल्कुल उसके जैसा होगा ना, जेनेटिकली बिल्कुल सेम होगा। तो सजावटी पौधे जो महंगे पौधे होते हैं, जनरली उनको बनाने के लिए काम में लेते हैं, जिससे कि उनकी कॉस्ट को कम किया जा सके और उस पौधे को डेवलप किया जा सके।
तो कायिक प्रवर्धन के लाभ दे रखे हैं। देखो, बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, जैसे बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे। अब कायिक संवर्धन इसमें भी यूज़ होगा, जो पौधे कुछ ऐसे हैं जो बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं ना, या उनके बीजों से आसानी से पौधे बनाना आसान नहीं होता, तो ऐसे उसके लिए ये कायिक संवर्धन यूज़ किया जा सकता है। और क्या है, जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। फिर नए अनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। तो अनुवांशिक मतलब मैंने बताया था जेनेटिकली, जो उसका मतलब पूरी तरीके से जेनेटिकली वो सेम होगा, अनुवांशिक रूप से बिल्कुल सेम होगा उस पौधे की तरह जिस पौधे से उसका पार्ट लेके उसे बनाया गया है। फिर बीज रहित पौधों में भी उगाने में मदद करता है। कुछ ऐसे पौधे भी होंगे जिनमें बीज नहीं होते, तो उनको उगाने में मदद करता है। फिर पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका, तो ये पौधे उगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो फिर ये पौधे उगाने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है आपके सीबीएसई बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन यही था कि जो ये कायिक संवर्धन क्या है, और दूसरा इसके उदाहरण पूछे थे और इसके लाभ पूछे हुए थे। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन था, लेकिन चीज़ यही थी। तो बेटा आज अभी आप इतना ही कर लो, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो कम से कम 3 या 4 उसमें ही 3 तो पीरियड्स इसके लिए चाहिए ही। तो आज जितना करा दिया आप इतना ही कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें लैंगिक जनन लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, मैं बता देती हूँ। तो पहले तो इस चैप्टर को आपको इसमें से पढ़ना है, अपना जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसमें से पूरा इसको पढ़ना आप अच्छे से। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो कुछ ये आपके एनसीईआरटी की बुक ही है, तो इसमें 2 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, और तो एक 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के ही हैं। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और वही क्वेश्चन है मोस्टली जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो ये अभी तो आप इतना ही करो इसको कंप्लीट, और आगे जो भी होगा तो मैं आपको उसके लिए वर्कशीट डाल दूँगी, ठीक है। फिर आप उसको आगे कर लेना। तो थैंक यू बेटा।